9 स्ट्रेटजीज़ और 9 रूल्स जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि इनको आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह से इसका आउटकम हमेशा आपको अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। रूल नंबर 1, मनी मैनेजमेंट। बेशक जितनी भी अच्छी, बेशक जितनी भी कंफर्म ट्रेड हो, कभी भी उसके अंदर आपने मनी मैनेजमेंट को नहीं भूलना। आपके पास मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया है, ठीक है, आपने कभी भी उसके अंदर इतनी मतलब बेशक जितनी भी अच्छी ट्रेड हो, कभी भी 1 लाख रुपया सारा इंजेक्ट नहीं कर देना, ठीक है। एक स्टॉक के ऊपर अगर आपने सोचा हुआ है कि कम से कम मैंने जो मैक्सिमम है वो मैंने 30% इंजेक्ट करना है या 35% या 33% इंजेक्ट करना है, मतलब 1 लाख के अंदर मैं 30 स्क्रिप्ट के अंदर मैंने प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर अगर इसी के अंदर करना है तो मैं सिर्फ अभी जो एंट्री लूँगा वो 33% की होगी, और उसके बाद स्टॉक अगर मेरी डायरेक्शन में चलने लग पड़े तो वेल एंड गुड है। अगर वहाँ से जो मेरा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वहाँ पे जाके मैं एवरेज करूँगा, ना कि वो थोड़ा सा ही नीचे आएगा तो मैं एवरेज करने लग पड़ूँगा। जो मेजर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वहाँ पे मैं एवरेज करूँगा, और वहाँ पे मैं एवरेज कितनी करूँगा, वहाँ पे मैं एवरेज जो पहले मेरी मैंने बाइंग की हुई है उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। और थर्ड टाइम अगर मैं एवरेज करूँगा तो वो बाइंग सेकंड वाली बाइंग से ज़्यादा होगी, ताकि आपकी एवरेज अच्छी तरह से मेंटेन हो। तो मनी मैनेजमेंट को कभी नहीं भूलना, ग्रीड कभी नहीं करना, एक ही जगह पे सारा कुछ इंजेक्ट करके नहीं बैठ जाना, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1। दूसरा, रूल नंबर 2, ट्रेडिंग सिस्टम। आपने अब ये सारा कुछ सीखा, कितनी सब कुछ आपको बताया, स्ट्रेटजीज वगैरह। अब इस सारे टूल्स मैंने आपको दे दिए हैं, इसके अंदर से अब आपने अपना सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है कि आपको क्या सूट करता है। अब मैंने जो भी मतलब मेरा ट्रेडिंग का करियर है उसके अंदर जो मुझे अभी तक फेवरेट लगता है वो मोमेंटम लगता है, या आरएसआई का डाइवर्जन लगता है, या जो भी मेरी स्ट्रेटजी है वो मैंने अपना एक पक्का ट्रेडिंग सिस्टम बना लिया, उसी के तहत चलता हूँ। जो भी उसके अंदर कोई गलतियाँ होती हैं, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, उनको मैं देखता हूँ कि अब कहाँ पे गलती हुई या इसके अंदर क्या चेंज करने की ज़रूरत है। तो आपको पता होना चाहिए आपका ट्रेडिंग सिस्टम क्या। आपको मुख्तलिफ चीज़ें अप्लाई करके तो आपका एंड में जो निचोड़ निकलेगा कि यार मतलब ये वाला इंडिकेटर, ये वाला टूल और ये वाली चीज़, ये जो मेरा है ये ट्रेडिंग सिस्टम है, और इस पे जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूँ और मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ना कि आप हर चीज़ ही अप्लाई करके देख रहे हैं और सब कुछ। आप देखें सारी जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं इसके अंदर आधी चीज़ें शायद होंगी कि जो मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कंफर्टेबल उनके साथ हूँ जिनके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि मैं सारी टूल्स, सारी चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीज़ें करूँगा गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल सब कुछ मिक्स हो जाएगा और कुछ भी नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो सब कुछ आप अप्लाई नहीं कर सकते, मूविंग एवरेजेस, इंडिकेटर्स, फेबोनाची, सब कुछ आप एकदम से सब कुछ लगा देंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो आपने अब अपने एक्सपीरियंस से निकालना है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल है, आपका ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। वो आपको वक्त के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ समझ आएगी, ठीक है। नंबर 3 पे है वॉल्यूम्स, ठीक है। वॉल्यूम्स जिस तरह हमेशा शुरू से आपको पहले सेशन से बताता आ रहा हूँ कि वॉल्यूम्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वॉल्यूम्स का फार्मूला, बेसिकली वॉल्यूम्स का फार्मूला जो आपको मैंने अक्सर ऑडियो में भी बता चुका हूँ कि ये याद रखें। पीएसएक्स का ये शायद इस तरह की चीज़ें आपने कहीं ना सुनी हो, जो मतलब पीएसएक्स के वॉल्यूम्स के बारे में जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि हिस्ट्री निकाल के देख लें कि जब भी के एस सी 100 का वॉल्यूम सस्टेनेबल हो के 50, 70, 80, 85, 90 इस तरह, फिर जब 80 से ऊपर आ जाता है तो सस्टेन होकर ऊपर की तरफ चलने लग पड़े। जितनी मर्जी नेगेटिव न्यूज़ हो जाए मार्केट के अंदर, इकोनॉमी और ये और वो सब कुछ हो जाए, लेकिन मार्केट चलने लग पड़ती है, और तब लोग बेच रहे होते हैं और तब लोग पैनिक में होते हैं, ठीक है। और तब आपने देखते हैं कि वॉल्यूम्स अगर सस्टेनेबल और इंक्रीज हो रहे हैं तो आपने उसको बाय ऑन डिप के ऊपर आ जाना है और शॉर्ट स्ट्रेंथ के ऊपर ख़त्म कर देना है,
ठीक है। और जो आपको ओवरसोल्ड एरिया के अंदर लगेगा, जो अच्छा आपको लगेगा बॉटम के ऊपर, उसके अंदर आपने बाय के ऊपर जाना है। बेशक मार्केट जितनी भी ज़्यादा पैनिक में हो, आपने मार्केट की, मैं आपको दानिश अपनी स्ट्रेटजी भी बताता हूँ, मैं ये सारा कुछ आपको इंशाल्लाह से एक्सप्लेन कर लूँ पहले। अच्छा, उसके बाद रूल नंबर, सर जी ये आपने कैसे निकाला कि 70-80 के बीच में से आप जब वॉल्यूम ले, क्या फार्मूला क्या है इसका? अगर हम किसी और स्टॉक का वॉल्यूम का एवरेज लेंगे या क्या लेंगे? नहीं, एवरेज नहीं लेंगे, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही देखा है। वो जो किसी स्टॉक के ऊपर अगर ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर आप ये देख लें कि उसका जो 20 डेज़ का जो वॉल्यूम है, मिसाल के तौर पे किसी स्टॉक का, मिसाल के तौर पे एसएनजीपी का 20 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम है वो है 2 लाख, ठीक है। अब जो उसके अंदर वॉल्यूम लग रहे हैं, अब इस तरह से लग रहे हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इस तरह से। मतलब एक दो बीच में वॉल्यूम कम हो जाए, एक दो दिन, वो मैटर नहीं करता, मतलब कंसिस्टेंट वॉल्यूम्स इंक्रीज होने लग पड़े हैं तो उसके अंदर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर ये होता है कि इकोमुलेशन मतलब कंप्लीट हो चुकी है। अब जो प्लेयर है, जितना भी सेलर आ रहा है, वो उठाए जा रहा है, उठाए जा रहा है। तो जब, तो वो कैंडल्स ग्रीन बॉडी वाली ग्रीन कैंडल्स बनने लग पड़ेंगी, ठीक है। और जब शेयर सेल करने लग पड़ेगा प्लेयर, तो कैंडल्स किस तरह की बनने लग पड़ेंगी, बड़े शेडोज़ वाली, हैमर डोजी टाइप की, इस तरह की स्पिनिंग टॉप टाइप की, क्योंकि उसके अंदर वॉलेटिलिटी, क्योंकि जिसने बड़े चंक्स में लिया हुआ है वो फिर आपको रिटर्न में वापस भी दे रहा होगा, ठीक है, वो सिर्फ बाय नहीं कर रहा। और जब वो अकोमोलेट करके चलाने लग पड़ेगा ना स्टॉक को, तो फिर मोस्टली कैंडल्स जो बनेंगी स्टॉक्स के अंदर, वो सॉलिड बॉडी वाली ग्रीन कैंडल्स बनेंगी, ठीक है। तो जो पी एस एक्स का बेसिकली फॉर्मूला है ये वाला, ये मैंने हिस्ट्री के ऊपर देखा है कि हिस्ट्री ये बार बार यही रिपीट हुआ है, जहाँ भी हुआ है यही रिपीट हुआ है कि जब वॉल्यूम्स 50 से जंप करके 70 के ऊपर आए और फिर 80 के ऊपर सस्टेन होकर ऊपर की तरफ चलने लग पड़े हैं, मार्केट चलने लग पड़े। ये आप निकाल के देख लें, आप के एफ ई 100 का चार्ट सेम सेम टू सेम इंशाल्लाह ताला यही पैटर्न आपको नज़र आएगा। और जब के एफ ई 100 का वॉल्यूम मतलब अब 80 से ऊपर सस्टेन होता होता 90, 100, 105, 10, 15, इस तरह 25 के ऊपर आ गया, या हाई जो भी उसने अपना लगाया 155 लगाया या 200 मिलियन लगाया, उसके बाद फिर जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लग पड़ा है, ठीक है, वॉल्यूम कंसिस्टेंटली ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लग पड़ा है, और फिर वॉल्यूम 90 मिलियन से नीचे आ गया, ठीक है, 90 मिलियन से नीचे आ गया, और फिर वॉल्यूम आ गया है आपकी रेंज कह लें कि 70, 75, 80, 85, इसके बीच में वॉल्यूम आ गया। और गिरा कहाँ से है, जहाँ उसने 125 मिलियन का टॉप लगाया है, या 135, या 140, या 150, या 170, जो भी टॉप लगाया, तो वो रेंज किस में आ गया, वो 90 और 75, 70 वाली रेंज के अंदर आ गया। फिर जो मर्जी कर लें, IMF ने कर्जा दे दिया आपकी, पता नहीं जो भी जैकपॉट लग गई, लेकिन आपकी मार्केट नहीं चलेगी। जिस तरह सेम टू सेम आपने रिसेंटली देखा कि कितनी इन्होंने न्यूज़ वगैरह लगाई कि वो ऑयल रिज़र्व निकल आए और हम अब इतना ऑयल निकल आएगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और हम दूसरे मुल्कों को देंगे। अगर ये ऐसा सच में हो जाए ना, तो पाकिस्तान के कर्जे चुटकियों में उतर जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपोर्ट ऑयल की सूरत में भी होती है, ठीक है। ऑयल एक्सपोर्ट करने लग पड़ेंगे तो उससे रेवेन्यू इतना ज़बरदस्त जनरेट होगा, डॉलर को वैसे ही मार पड़ने लग पड़ेगी। लेकिन जो वो ऑयल डिस्कवर किया है इन्होंने, उसको भी यूज़ करने के काबिल बनाने के लिए भी 9-10 साल चाहिए। ये मैं सुन रहा था कि जो एक्सपर्ट थे ऑयल के रिज़र्व के, तो वो बता रहे थे कि 9 से 10 साल चाहिए इसको यूज़ करने के लिए, इसको यूज़ करने के काबिल बनाने के लिए। तो इसके ऊपर वो भी लगाया, मार्केट नहीं चली। और भी जो ये लोन वगैरह IMF से डील चल रही है, चाइना आपके अकाउंट में पैसे भेज रहा है, किसी के ऊपर मार्केट नहीं चली। अब जो भी मर्जी कह लें कि प्लेयर नहीं जी, मूड था, ये था, फलाना था, ये था, लेकिन एक्चुअल क्या चीज़ थी कि वॉल्यूम्स इंडिकेट कर रहे हैं कि प्लेयर एक्टिव नहीं है, वॉल्यूम्स बिल्कुल उसी तरह डल हैं। जब वॉल्यूम्स इंक्रीज होने लग पड़ेंगे, जिस तरह आपने एकदम सडनली देखा पिछले दिन में, जब 600 पॉइंट, 650 पॉइंट मार्केट प्लस हुई थी, वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए थे, 90 मिलियन पे वॉल्यूम आ गए थे। उसके अगले ही दिन मार्केट ने 400-500 पॉइंट गिराए, लेकिन वॉल्यूम गायब हो गए। अब यही हमारा अगला पॉइंट है कि वॉल्यूम जब सस्टेनेबल हो, मार्केट ऊपर जा रही हो, तो बीच में एकदम से वॉल्यूम में शार्प ड्रॉप आए,
ठीक है, मतलब सस्टेनेबल वॉल्यूम्स के साथ मार्केट ऊपर जा रही है, अच्छी मार्केट मोमेंटम बुलिश के साथ जा रही है। मार्केट ने एकदम से 500 पॉइंट शेड कर दिए, 700 पॉइंट शेड कर दिए, 800 पॉइंट शेड कर दिए, लेकिन एवरेज वॉल्यूम क्या था आपका, कह लें कि 125 मिलियन था या 140 मिलियन था। एकदम से वॉल्यूम लग गया 100 मिलियन का, 80 मिलियन का या 70 मिलियन का, बिल्कुल मतलब वॉल्यूम ठीक ठाक मतलब ड्रॉप आया वॉल्यूम के अंदर भी। इंडेक्स ज़्यादा गिरा है लेकिन वॉल्यूम उतने ज़्यादा नहीं थे, वॉल्यूम लो थे, एवरेज से काफ़ी कम थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब अगली ग्रीन कैंडल बनेगी उसके ऊपर अगर वॉल्यूम ज़्यादा होंगे जो पीछे वाली रेड कैंडल्स हैं, तो मतलब यह है इंशाल्लाह ताला यहाँ से ट्रेंड जो है वो दोबारा से कंटिन्यू करेगा ऊपर की तरफ, वो स्ट्रेंथ के साथ उसी तरह से वो ऊपर की तरफ करेगा। बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि वो प्राइस को एडजस्ट करती है, वो जो लो वॉल्यूम के साथ कैंडल गिरती है वो प्राइस को या इंडेक्स को एडजस्ट करती है, ठीक है, और लो वॉल्यूम के साथ करती है और दोबारा से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। और इसी तरह एवरेज या बिलो एवरेज के साथ शार्प एक राइज आता है, वॉल्यूम्स लो वॉल्यूम्स होते हैं, मार्केट नीचे जा रही है, एवरेज वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम है, ठीक है, लेकिन एकदम मार्केट में शार्प राइज आता है 600 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट, और खास तौर पे किसी न्यूज़ की वजह से वो शार्प राइज आता है और वो लो वॉल्यूम्स के साथ आता है। उन्हीं वॉल्यूम्स के साथ वो राइज आता है जिन वॉल्यूम्स के साथ मार्केट नीचे गिर रही है। समझने की कोशिश करें, मतलब कि अगर 70 मिलियन 60 मिलियन मार्केट का वॉल्यूम चल रहा है और मार्केट नीचे गिर रही है और 60 से 70 मिलियन ही वॉल्यूम लगा है मार्केट का और मार्केट 600 500 से 800 पॉइंट प्लस कर दिए मार्केट। अक्सर ऐसा होता है कि 1000 पॉइंट मार्केट प्लस हो जाती है। जब ऐसी मार्केट प्लस हो तो उस दिन के टॉप पे या अगले दिन के टॉप के मार्केट के ऊपर आप सेल कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये भी आप ये चीज़ भी जब आपको देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको हिस्ट्री निकाल के देख लें, आपको ये चीज़ भी एक्यूरेट हिट होती नज़र आएगी। उसके बाद छठे नंबर पे है 9 स्ट्रेटजीज़, ठीक है। 9 स्ट्रेटजीज़ मतलब कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, उसमें कैंडलस्टिक्स था, कैंडलस्टिक्स या रिवर्सल थे, गैप्स था, ट्रेंड लाइंस थी, फॉल्स ब्रेकआउट था, ट्रेंड लाइंस ट्रेंड एनालिसिस था, पैटर्न मेकिंग था, इंडिकेटर ऑफ फिबोनाची था, मूविंग एवरेजेस था और डाइवर्जेंस था, ठीक है। ये 9 स्ट्रेटजीज़ हमने अभी तक पढ़ी हैं सारा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। और एक चीज़ आप अगर दिमाग में बिठा लेंगे इंशाल्लाह से तो आपको कभी भी पैनिक नहीं होगा। आप ये भूल जाएं कि मार्केट ऊपर जा रही है और मैं नहीं कमा रहा, आप ये भूल जाएं मार्केट नीचे जा रही है और मैं नहीं कमा रहा। सिर्फ़ और सिर्फ ये जहन में रखें कि अकॉर्डिंग टू ये जो 9 स्ट्रेटजीज़ हैं, कैंडलस्टिक्स, गैप्स, ट्रेंड लाइंस, फॉल्स ब्रेकआउट, ट्रेंड एनालिसिस, पैटर्न और इंडिकेटर, फिबोनाची, मूविंग एवरेजेस और डाइवर्जेंस, ये 9 स्ट्रेटजीज़ अकॉर्डिंग टू ये 9 स्ट्रेटजीज़ स्टॉक अपने टॉप पे या बॉटम पे है इन स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तभी कोशिश करें ट्रेड के अंदर एंटर हों, तो आपको कभी भी पैनिक नहीं होगा। ये नहीं कि आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, नहीं, आपको पैनिक नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप डॉल शॉर्ट कर रहे हैं तो आप 32 के ऊपर शॉर्ट नहीं करेंगे जहाँ पे सारी दुनिया ने किया, आप शॉर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे आप कि मैं इसको 36 पे करूँ या 38 पे करूँ, वहाँ से वो 40 चला जाए, फेयर इनफ है। आपने 38 पे किया है, आपने 32 पे नहीं किया, तो आप ये कम से कम देखेंगे यार आधी दुनिया 32 पे करके बैठी हुई, मैंने 38 पे किया है, तो यहाँ से इतना ज़्यादा आप क्या इसके अंदर मार्जिन होगा, ठीक है। तो मतलब स्ट्रेटजीज जो भी हैं, जो 9 स्ट्रेटजीज हैं, इनके टॉप के ऊपर जो बॉटम के ऊपर, इनके अकॉर्डिंग जो बॉटम है उसके ऊपर करें। एक अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपके कम से कम इंशाल्लाह से 3 टारगेट्स हिट होंगे, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट को जब आप साथ में मिला के चलें, ऐसा नहीं है कि आप जो एक लॉस वाली जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने बाय या शॉर्ट कर दिया था, बाकी की जो 3 ट्रेड्स हैं उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस ही गिर गया और थोड़ा थोड़ा आपने ट्रेड किया लेकिन वो हिट होगी। तो हमेशा मनी मैनेजमेंट को आपने टॉप पे रखना है। मनी मैनेजमेंट से हिलेंगे, टेक्निकल्स आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं पे आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लेंगे लेकिन कहीं पे आप फिर बहुत बड़ा लॉस भी कर लेंगे। तो हमेशा मनी मैनेजमेंट को जहन में रखें, कभी भी लालच नहीं करनी, प्रॉपरली डिवाइड करना है पैसे को किस तरह से और किस तरह से उसको एवरेज आउट करना है। उसके बाद रूल नंबर 7,
अपनी नर्व्स को आपने कंट्रोल करना है और कोई भी इर्द गिर्द की बात नहीं सुननी जब तक आपका टारगेट या आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं, फिर आप निकल सकते हैं। लेकिन आप इस बेस के ऊपर निकल जाएं कि यार फलाना बंदा मुझे कह रहा है कि यार ये तो ऐसे होने वाला है, यार फलाना जो ब्रोकर है अब तो वो सेल कर रहा है, यार ये आप वजह नहीं है आपके इसको आपके स्टॉप लॉस से पहले सेल करने की। अगर आपकी ये वजह होगी कि आपको कोई बंदा कह रहा है तो आप अपने स्टॉप लॉस से पहले नहीं कर रहे हैं, या कोई ब्रोकर को देख के कि वो बाई या सेल कर रहा है तो, या हालात को देख के, तो आप गलती पे हैं। ठीक है, आप अपने काम को देखें, आपने बाय किया है, ये शॉर्ट किया है, तो आप अपने चार्ट को देख के किया है, तो आप जो कवर कर रहे हैं या स्टॉप लॉस को हिट कर रहे हैं वो देख रहे हैं किसको, ब्रोकर को देख रहे हैं या अपने किसी दोस्त को देख रहे हैं, तो उसको देख के आप अपनी ट्रेड को कवर कर रहे हैं, ना कि जिस बेस के ऊपर आपने ट्रेड ली थी उसको नहीं आप देख रहे। ठीक है, तो हमेशा जो स्टूपिड नॉइज़ है, जिस तरह हमने STPL के अंदर शॉर्ट ली, कितने बंदे पैनिक हुए थे, मीर भाई यार ये तो इसकी आप सोलर पावर की, याद है आपको, बहुत अच्छी तरह से याद होगा, मैंने आपको उसी टाइम ऑडियो बनाई थी जब इसकी सोलर वाली न्यूज़ आई थी कि ये पता नहीं 14 अरब रुपया इन्वेस्ट करने लगे हैं सोलर जो पावर प्रोजेक्ट है उसके अंदर। तो तभी मैंने बताया था कि ये न्यूज़ बॉटम पे क्यों नहीं आई, ये टॉप के ऊपर क्यों आई है, और 14 अरब रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी की सेल 2 अरब रुपए की है। ठीक है, तो ये मतलब अजीब ड्रामा है। तो मतलब इस चीज़ को आपने समझना है, आपने कभी भी बातों में नहीं आना। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको लॉजिक बताई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एज इट इज़ उसी तरह हुआ। ठीक है, तो आपने अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना है। लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको उकसाने के लिए होंगे, यार इस तरह से कर लो, देखो मैं तुम्हारा भला सोच रहा हूँ, ये अगले बंदे को आप कितना पता है, आप ये नहीं देख रहे, आप अगले बंदे के जज्बात को देख के सेंटीमेंट में आके अपने वो स्टॉक को सेल कर रहे हैं या उसको कवर कर रहे हैं। उसके बाद रूल नंबर 8, इसके अंदर आपने स्टॉप लॉस को भी उसी तरह इज़्ज़त देनी है जिस तरह आप अपने टारगेट्स को लेके पैशनेट होते हैं कि यार टारगेट के ऊपर सेल करना है और इससे पहले मैंने सेल नहीं करना और यहाँ तक स्टॉक जाएगा। पैशनेट होता है बंदा, यार यहाँ पे हिट करेगा ये जो स्टॉक है, तो उसी तरह आपने स्टॉप लॉस को इज़्ज़त देनी है। अब स्टॉप लॉस भी कामयाब होते हैं, वो किस तरह से कामयाब होते हैं देखें। छोटी सी एग्जांपल, ज़्यादा दूर नहीं जाते। डॉल को हमने तकरीबन 23.5 के राउंड अबाउट या 24 के राउंड अबाउट इसको हमने बाय किया था, 23.5-24 के राउंड अबाउट होगा। तो उसके बाद मैंने 22 के ऊपर बोला था ट्रेड को क्लोज़ कर लें। ठीक है, अब काफ़ी बंदे ऐसे भी होंगे, सोच रहे होंगे कि यार मीर भाई 22 रुपये के ऊपर कवर करवा रहे हैं, बॉटम के ऊपर कवर करवा रहे हैं, लेकिन वहाँ से डॉल ने क्या किया, वहाँ से 19 रुपये 80 पैसे का लो लगाया, चलें 20 रुपये का लो लगाया, राउंड फिगर कर लें, मतलब कितने पैसे आपके सेव हुए, 2 रुपये सेव हुए। अगर इसको टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो ये कोई मेरे ख्याल से बन जाता है, कोई 1.5% बन जाता है, या 1.5% से ज़्यादा ही बनता है। ठीक है, तो अब ये आप देख रहे हैं कि 1.5% यार मुझे तो प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन अगर वो आप होल्ड करके बैठे रहें तो वो आपको 1.5% 2% का लॉस तो होगा ना। तो अगर आपको वो लॉस नहीं हुआ तो प्रॉफिट ही है ना वो। ठीक है, तो स्टॉप लॉस जब हिट, मतलब स्टॉप लॉस भी कामयाब कब होगा कि जब आपने 22 के ऊपर उसको सेल कर दिया है और उसके बाद फिर वो रिकवर नहीं हुआ, उसने 20 को हिट किया, उसके नीचे गया। जिस तरह अगर याद हो आपको कि 72.5 रुपये के ऊपर ISL की कॉल दी थी, 70.5 रुपये उसका स्टॉप लॉस लगाया था, 70.5 से नीचे क्लोज हुआ, 70 के ऊपर क्लोज हुआ, उसके बाद मैं निकल गया, आपको बोल दिया स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्लोज कर लें ट्रेड। और भी कुछ दोस्त थे, उन्होंने क्लोज नहीं किया, उन्होंने बोला कि ये इतना नीचे है, इससे और नीचे क्या जाएगा, वहाँ से वो 62 के ऊपर चला गया। तो ये होता है कि आपका स्टॉप लॉस, अब वो 8 रुपये आपको तो नहीं मिले, जो 70 रुपये से वो 62 रुपये पे गया, आपको नहीं 8 रुपये मिले, लेकिन वो 8 रुपये का प्रॉफिट ही है आपको, क्योंकि आपको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है ना। तो इसलिए बंदा कहता है यार मतलब ये क्या हो गया, 2 रुपये का आपने नुकसान किया 8 रुपये बचाने के लिए। तो हमेशा स्टॉप लॉस को भी इज्जत उसी तरह आप दें, प्रायोरिटी दें, जिस तरह से आप टारगेट को लेके पैशनेट होते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 9 जो हमारा लास्ट रूल है कि जब भी आप मैजिकल डाइवर्जेंस
बनते देखें। जो मैंने आपको बताया था, जो अभी रिसेंट जो मेरी फेवरेट है, अगर ट्रिपल टॉप लग रहा हो नीचे और ऊपर जो कैंडल्स हैं उस पर हायर हाई लग रहा हो, और या फिर उसके उल्ट बाय साइड के ऊपर ट्रिपल बॉटम लग रहा हो आरएसआई के ऊपर, लेकिन प्राइस के ऊपर जो चार्ट है, कैंडलस्टिक्स का चार्ट है, वहाँ पे लोअर लो लग रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने बाय कर लेना है। या ऊपर ट्रिपल टॉप लग रहा है और कैंडल्स के ऊपर हायर हाई लग रहा है, तो वहाँ पे आपने शॉर्ट करना है। लेकिन मार्केट के अंदर जो भी चल रहा है, जो भी न्यूज़ हैं, ये डाइवर्जन जब बनेगी तो आपने इसके ऊपर मस्ट रिस्क लेके ज़रूर आपने ट्रेड लेनी है इंशाल्लाह ताला। बहुत सारे बंदे होंगे जिन्होंने पेल को 35 रुपये के ऊपर लिया होगा, लेकिन जब इसके ऊपर बाइंग साइड के ऊपर डाइवर्जन बननी होगी 22 रुपये के ऊपर, तो आप ये ज़रूर सुनेंगे कि पेल यहाँ से 17 रुपये चला जाएगा, आप ज़रूर सुनेंगे पेल 15 रुपये के ऊपर चला जाएगा, 18 रुपये के ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने आपके क्राइटेरिया के ऊपर स्टॉक उतर रहा है, आपने एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस लगा दें उसका, ठीक है, एंट्री लेनी है। आपने कितनी दफ़ा मेरे साथ देखा होगा ये मैंने भी आपको इस बारे में काफ़ी दफ़ा बताया, जिस तरह STPL की एग्जांपल है कि वो सोलर पावर की जब आई थी इसकी न्यूज़, इतने बंदों ने मुझे इनबॉक्स किया था कि मीर भाई ये सोलर पावर का ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये हो जाएगा वो हो गया। मुझे कम से कम मेरे ख्याल से 6 7 8 बंदों ने कम से कम मैसेजेस किए थे और वो न्यूज़ का लिंक सेंड किया था, ये क्या हो गया, हमने तो शॉर्ट करके बैठा। और उस दिन मैंने ये बताया था कि ये टॉप के ऊपर न्यूज़ आई, और सबसे बड़ा पॉइंट कि ये कैप क्यों नहीं लगा रही, ये कैप के ऊपर सेलिंग क्यों हो रही है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं देखना, आपने अपने काम को देखना। अगर डाइवर्जन बन रही है तो आपने स्टॉप लॉस लगा के इस डाइवर्जन के ऊपर बाय, या जो अकॉर्डिंग टू डाइवर्जन जो सेलिंग बन रही है वो आपने सेल करना है। इन 9 रूल्स को और जो 9 स्ट्रेटजीज़ हैं, जो आपको कैंडल्स वो सारे जो हमने अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं, ये 9 स्ट्रेटजीज़ और ये 9 रूल्स, इनके ऊपर अगर आप अमल करेंगे, आप हर टाइम एक तो ट्रेड करने से बाज आ जाएंगे, ठीक है, और दूसरा आप इंशाल्लाह से 2 महीने के अंदर अंदर आपको एक क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा अपने प्रॉफिट्स के अंदर इंशाल्लाह ताला। मेरी ट्रेड्स इतनी ज़्यादा कम क्यों होती हैं, 4 या 5 एक महीने के अंदर क्यों होती हैं, उसकी वजह यही रूल्स हैं। अब देखें स्टॉप लॉस तो मेरे भी हिट होते हैं, आपने भी देखा है, मैं अपने स्टॉप लॉस, कोई भी बंदा, कोई भी जो प्रीमियम सर्विस देने वाला बंदा अपने स्टॉप लॉस, मुझे नहीं लगता मैंने किसी की रिपोर्ट नहीं देखी कि मेंशन करता हो सारी रिपोर्ट बना के कि ये मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और ये मेरे टारगेट्स हिट हुए हैं। तो मेरे ट्रेड्स इतनी कम क्यों होती हैं, उसकी वजह ये होती है कि मैं कोशिश ये करता हूँ जो भी मेरी स्ट्रेटजीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग स्टॉक टॉप पे हो या बॉटम के ऊपर हो, ठीक है। तो इन रूल्स को, स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें। ये जितनी भी मेरी ट्रेडिंग करियर है, ये उसका जो भी अभी तक क्या लेकिन निचोड़ है, ये वो आपके सामने है। जितनी भी मेरे पास स्ट्रेटजीज़ थी, जितनी भी मेरे पास ट्रिक्स थी, मैंने वो हर चीज़ आपको बताई है, हर टूल आपको दिया है। अब इसको आप किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे से अच्छा यूटिलाइज़ कर लें, मेरे से अच्छा टूल्स को यूज़ कर लें, आप मुझसे अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी मतलब डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ आपको हर चीज़ बताई है। ये नहीं है कि ये ट्रिक मैं अपने पास रख लेता हूँ और ये नहीं सिखानी, हर चीज़ मैंने आपको सिखाई। ये आपका अब नसीब है कि आप किस तरह से यूज़ करते हैं और कितना आप इसके अंदर एक्सेल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आज के 3 टॉपिक्स थे। अब डिस्कशन कर लेते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर।